नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बारे में एक क्लास से पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ अभी तक बलबन के बारे में पढ़ चुके हैं। बलबन के बारे में पॉइंट बचा हुआ था आज की क्लास में, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक केकूबाद, जो बलबन का पोता होता है, ग्रांडसन होता है, उसके बारे में पढ़ें। केकूबाद के बाद 3 महीने के लिए कैमूर भी नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन कैमूर के बारे में हमें आज की क्लास में जो टारगेट लिया, टारगेट क्या है? बलबन के बारे में कुछ जो पॉइंट छूट गया था पिछली क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद के पोता केकूबाद के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद केकूबाद का जो बेटा होता है कैमूर, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत जो पहला वंशज होता है गुलाम वंश के सारे सुल्तान के बारे में हमारा कंप्लीट। तो चलिए हम लोग सुल्तान बलबन के जो कुछ पॉइंट बचा हुआ है तो क्या क्या बचा हुआ है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था तो बलबन जो है लखनौती, जो जिसको बंगाल का जो इलाका है उस लखनौती भी कहते हैं, तो लखनौती में विद्रोह होता है तुगरिल खां के द्वारा। तुगरिल खां के द्वारा विद्रोह किया जाता है। कब किया जाता है? ये 1270 ईस्वी में स्टार्ट होता है। जो बलबन को 6 साल लग जाता है इस विद्रोह को शांत करने में, और 1281 तुगरिल खां को मार दिया जाता है। और लखनौती में बलबन अपने छोटे बेटे बुगरा खान जो है उसको लखनौती का उत्तरदायित्व सौंप के ये दिल्ली आ जाता है। तो ये बुगरा खान देखिए यहाँ क्या है, नसरुद्दीन बुगरा खान। बुगरा खान का जो नाम है क्या है? मोहम्मद बुगरा खान। लेकिन जब लखनौती का ये शासक बनता है 1287, देखिए 1287 ये इंडिपेंडेंटली लखनौती का शासक बना। 1287 जब ये बुगरा खान इंडिपेंडेंटली शासन करने लगता है, तब ये अपना एक नस्ल का भी टाइटल लेता है। 1281 में बुगरा खान बलबन का बेटा के रूप में लखनौती का इख्तियार बनता है, गवर्नर बनता है। और जब 1286 में बुगरा खान का बेटा 1286 बुगरा खान का बेटा केकूबाद दिल्ली सल्तनत खान बनता है, ये बुगरा खान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सुल्तान घोषित कर देता है। अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सुल्तान घोषित करता है और एक नया नाम धारण करता है, नसरुद्दीन बुगरा खान। इसका नाम नसरुद्दीन बुगरा खान। हम लोग को मालूम है जो सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत, ये लोग अपना नाम अलग अलग सिचुएशन पे बदलते रहा। जब भी इसको अपने आप को बड़ा दिखाना होता है, जो हम अच्छा पद प्राप्त किए, इंडिपेंडेंस शो करना होता है, स्वतंत्रता शो करना होता है, तो अपना नाम बदलते रहा। इस तरीके से महमूद बुगरा खान, नसरुद्दीन बुगरा। तो हम लोग ये रिबेलियन जो लखनौती में हुआ था तुगरिल खान के द्वारा, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुल्तान मोहम्मद द मार्टियर प्रिंस, जो बलबन का बड़ा बेटा था। की मौत होती है 1285 1285 मंगोल से लड़ते हुए सुल्तान मोहम्मद की मौत हो जाती है। सुल्तान मोहम्मद की मौत होती है, जिसका और क्या नाम है? मार्टियर के बारे में पॉइंट हम लोग देखने के लिए। यही 1285 जो सुल्तान मोहम्मद की मौत होती है, इससे दुखी होकर बलबन जो है बहुत ही दुखित होकर 1 साल के अंदर ही बलबन की भी मौत हो जाती है। ये सुल्तान मोहम्मद जो है बलबन का बड़ा बेटा होता है, और बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़ा लिखा
और एक रिस्पेक्टेबल बिहेवियर वाला सुल्तान मोहम्मद मौत होती है आपको 1250 के द्वारा। देखिए, हम लोग को मालूम है जो बलबन जो है मंगोल अटैक से बचाने के लिए दिल्ली सल्तनत को बहुत ही गंभीर था, वो हमेशा चिंतित रहा। ये अपने सबसे बड़े बेटे, अपने सबसे काबिल बेटे को मंगोल के अटैक से बचाने के लिए मुल्तान, लाहौर का जो इलाका है उस पर उसका बागडोर, उसका उत्तरदायित्व सौंपा हुआ था बड़े बेटे को। और जो उसका कमजोर बेटा था, थोड़ा सा कम अ, बहादुर था, उसको कहाँ भेज दिया था? लखनऊ। अर्थात छोटे बेटे को पूरब की रक्षा पंक्ति अर्थात लखनऊती का शासन संभालने के लिए भेजा था, और बड़े बेटे को मंगोल से बचने के लिए लगाए हुए था, ये लाहौर मुल्तान वाले। छोटा बेटा उत्तर की ओर, बड़ा बेटा पश्चिम, और बीच में। तो 1270 ईस्वी में ये बलबन क्या किया था? लाहौर में फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया था, और कोशिश किया था जो भी कभी यहाँ पर मंगोल अटैक करेगा तो उस मंगोल अटैक से मेरा बड़ा बेटा जो है, जो ज्यादा समझदार है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो इसको अटैक से बचा। लेकिन 1250 ईस्वी मंगोल का एक ऑफिसर, फ्रंटियर ऑफिसर जिसका नाम तामर रहता है, से लड़ते हुए मौत हो जाती है। खान मोहम्मद, ये मंगोल के जस्ट एक फ्रंटियर मंगोल ऑफिसर से लड़ते हुए, बलबन बहुत। ये सुल्तान मोहम्मद जिसका नाम था मार्टियर प्रिंस। अब हम लोग देखते हैं लास्ट में जो अगला, जो बलबन का अंतिम दिन किस तरीके से बीता है। बलबन अपने अंतिम समय, जब सुल्तान मोहम्मद इसके बड़े बेटे की मौत हो जाती है, तो इसका अंतिम दिन किस तरीके का है ये देखिए। बलबन का जो बड़ा बेटा मरता है, बलबन का बड़ा बेटा जो सुल्तान मोहम्मद मरता है 1285 ईस्वी। इस समय आते आते बलबन जो है 80 साल का होता है, 80 साल का बन हो चुका है, और अपने बेटे के मरने का ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाता। बेटे के मरने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ये बीमार भी हो जाता है। तो अपने छोटे बेटे बुगरा खान को लखनऊती से बुलाता है, बुगरा खान को लखनऊती से बुलाता है, और उसको रिक्वेस्ट करता है तो तुम दिल्ली में रुको, मेरे साम्राज्य को संभालो, ऐसे शासन व्यवस्था समझो। लेकिन बुगरा खान जो है दिल्ली की राजनीति को का दायित्व अपने कंधे पर नहीं लेना चाहता है। जैसे उसके पिताजी अर्थात बलबन का तबीयत थोड़ा सा सही होता है, ये क्या करता है, अपना लखनऊती वापस चलता है, पिताजी को अकेले चिंतित। लेकिन बुगरा खान का एक बेटा होता है केकूबाद, वे बलबन के पास रुक जाता है। बुगरा खान का एक बेटा होता है केकूबाद, तो ये बलबन के पास रुक जाता है। और जब बुगरा खान लखनऊती चला जाता है दिल्ली छोड़ के, तो बलबन जो है चिंतित होकर दिल्ली की, बलबन चिंतित होकर दिल्ली का जो कोतवाल होता है, जिस कोतवाल का नाम क्या है? फखरुद्दीन। कोतवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, का नाम है फखरुद्दीन। उस कोतवाल को बताता है अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे बड़े बेटे सुल्तान मोहम्मद का जो बेटा है केकू, को आप लोग अगला सुल्तान बना दें। और ये अभी केकू सिर्फ छोटा है, और आप लोग इसको गाइडेंस दीजिए, क्योंकि बहुत छोटा है, अकेले के पास एज भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है जो सल्तनत को कैसे संभाला जाए। लेकिन आप लोग अगर गाइड किया तो ये भी सल्तनत को आगे बढ़ा पाए। ये कह के केकू को अपना उत्तराधिकारी बना के ये 1286 ईस्वी में चिंतित बलबन, दुखित बलबन अपने बेटा के मरने के बाद था अपने बड़े बेटे के बेटा को उत्तराधिकार देके मर जाता। लेकिन जब ये 1286 ईस्वी में बलबन मर जाता है, फखरुद्दीन जो था दिल्ली का कोतवाल, जो बलबन का सबसे विश्वस्त आदमी था, ये क्या करता है, इस केकू शुरू को मुल्तान भेज देता है, और बुगरा खान का जो बेटा होता है केकू बाद, वो शासक बना, तो शासक बना देता है
1286 ईस्वी में शासक। ये पॉइंट है द लास्ट डेज ऑफ सुल्तान बलबन। अंतिम दिन था सुल्तान बलबन का में हुई। अब हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं क्या चीज, बलबन का क्या अचीवमेंट रहा और क्या फेल्यूर। बलबन की क्या थी वो, में क्या कमियां रही, तो हम लोग समझ। देखिए बलबन जो है दिल्ली सल्तनत जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, ऐबक के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत जिसको एक्सपेंड करने की कोशिश इल्तुतमिश ने किया, उस दिल्ली सल्तनत को बलबन बचा के रखा। वो एक्सपेंड तो नहीं किया लेकिन कंसोलिडेट करके रखा, कंसोलिडेट करके रखा, मंगोल के अटैक से बचा के रखा। ये इसका एकमात्र उपलब्धि है। लेकिन मंगोल से ये इसका बेटा 1285 ईस्वी में मारा जाता मंगोल के द्वारा। उसके बाद 1275 ईस्वी से 1281, 6 साल लग जाता है इसको लखनौती के को शांत करने में। ये सब दिखाता है कि इसका जो आर्मी था वो आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं। इसने जो पॉलिसी दिया था थ्योरी ऑफ किंगशिप, तो राजा का मतलब क्या होता है, राजा भगवान का एक रूप, ये सब जो थ्योरी बलबन ने दिया था, ये सारा थ्योरी दिल्ली सल्तनत को एक सफल, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन देने में काबिल नहीं हो पाया, मजबूती नहीं दे पाया। ये हम लोग के बलबन के लखनौती में जो 6 साल लग गया विद्रोह को दबाने में, और जो 1285 ईस्वी में मंगोल से उसका बेटा मर गया, ये दोनों जो उसका फेल्योर था उससे बचा। लेकिन ये हारा क्यों, मंगोल से ये हारा क्यों, इसका जब कंपैरिजन किया जाता है और देखा जाता है जो बलबन के बाद जो अलाउद्दीन आता है, ये मंगोल को 4 बार हराता है, लेकिन बलबन हार जाता है। बलबन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बलबन की मौत के 3 साल के बाद खत्म हो जाता है, 4 साल के बाद खत्म। के पीछे मेन कारण क्या, मेन कारण है रेशियल प्रीजुडिस। बलबन जो था बहुत ही ज्यादा रेशियलिस्ट था। तो लगता था जो तुर्की आदमी है वही एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, जो इंडिया का मुसलमान है या इंडिया का हिंदू है उस सबको ये एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन नहीं देता, ना आर्मी के रूप के ऑफिसर के रूप में पार्टिसिपेशन देता था, ना इक्तेदारी के रूप में पार्टिसिपेशन। तो बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन में रेशियल भावना बहुत ज्यादा, ये किसी भी बड़े बिजनेसमैन सब भी जो इंडिया का बिजनेस था, दिल्ली का बिजनेस, सबसे बलबन बात नहीं करता। बलबन अपने आप को एक भगवान के तुल्य मानने लगा, और ये जो उसका पॉलिसी था, रेशियलिस्ट पॉलिसी था, जो प्रिजुडाइज था, प्राइड और प्रिजुडाइज जो बलबन का था, ये नीति बलबन के वंश को खत्म कर दी, गुलाम वंश को खत्म। जो नीति अलाउद्दीन जो है इस नीति को नहीं अपनाया, और अलाउद्दीन जो है जो भारतीय मुसलमान थे, भारतीय हिंदू, भारत में रहने वाले हिंदू आदमी थे, सबको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में समान रूप से जगह दिया। तो बलबन का जो रेशियलिस्ट पॉलिसी, बलबन जो तुर्की स्लेव को भी खत्म कर दिया था, अगर तुर्की स्लेव जो तुर्की चहलगानी था, जो इल्तुतमिश ने बनाया था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो बलबन ने जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो ग्रुप था तुर्के चहलगानी, उसको भी खत्म कर दिया। अगर वो तुर्के चहलगानी रहता तो बलबन के मरने के बाद भी स्लेव वंश आगे चल पाता, बलबन ने उसको। तो ये सब बताता है जो बलबन की जो पॉलिसी सही पॉलिसी इस पॉइंट में समझा गया। देखिए बलबन जो है, बलबन को 6 साल लग गया था लखनौती में रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। बलबन जो है किसी भी बड़े हिंदू राजा के विरोध में कभी नहीं जाके लड़ा, ताकि अपने इलाका को एक्सपेंड कर सके, पेंशन पर। उसके बाद बलबन जो है मंगोल से भी हार चुका 1285 ईस्वी, और ये इसके पास लिमिटेशन ऑफ ऑफिसर अवेलेबल था, क्योंकि ये केवल फॉरेन ओरिजिन का जो तुर्की ओरिजिन के जो आदमी थे उसको ऑफिसर बनाता था, इंडियन आदमी को या इंडिया के मुसलमान को ये ऑफिशियल पोजीशन पर नहीं लाता था।
ये सब जो कारण है ये और बलबन की विफलता का कारण माना जाता है। और ये सब विफलताओं से अलाउद्दीन सीखा और सीखने के बाद जब मंगोल से 4 बार अटैक करता है, 4 बार लड़ाई लड़ता है अलाउद्दीन के पास में 1303, 1305, 1306 इस चारों फाइट में अलाउद्दीन जो है मंगोल को हराता है। उसके 90 साल तक 90 साल लगभग एक्चुअली 92 साल तक मंगोल को हिम्मत नहीं होता है जो दिल्ली से अटैक करे। अगला मंगोल अटैक जो होगा वो 1398 ईस्वी में। तो देख रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब अ, बलबन के एम्पायर में था तो बलबन का एम्पायर खत्म। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अलाउद्दीन हटा दिया, सबको एक साथ लाया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, मंगोल से भी। और मंगोल को फिर अगले 90 साल 92 साल तक हिम्मत नहीं हुआ इंडिया पर अटैक कर। और जब फिर तुगलक जो है ये कमजोर हो जाता है तब इंडिया पर 1398 ईस्वी में मंगोल तो जिसका हेड तैमूर लंग होता है वो अटैक करता है और तुगलक वंश को खत्म करके सैयद वंश की स्थापना हो। तो दोस्तों हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बलबन का सबसे बड़ा जो पॉलिसी फेल्योर था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये आप लोग को आ गया। और बलबन ने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करने के लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब सुल्तान को बहुत ही मजबूती से काम करना चाहिए, सुल्तान को कभी हंसना नहीं चाहिए, सुल्तान को कभी कभी लाइट हार्टेड नहीं होना चाहिए, अपने आप को एकदम भगवान की तरह पालन करना चाहिए अपने बिहेवियर को। लगे जो सब आदमी जो सुल्तान होता है वो एकदम भगवान का ही रूप, तो थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया था, थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप दिया था, क्लास में कर चुके। ये इस तरीके से हम लोगों ने बलबन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं अंतिम जो शासक है केकुबाद जो बलबन का पोता होता है उसके बारे में। केकुबाद जो बलबन का पोता होता है उसके बारे में पढ़ते। तो देखिए 1286 1287 1286 1287 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है उसमें केकुबाद सिंहासन पाता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, आपको बताते कहीं आपको बताएंगे 1286 बलबन का टाइम पास था, कहीं बताएंगे 1200। एक साल का आगे पीछे बहुत सारे बुक में है। जैसे बहुत सारे बुक में आप देखिएगा जो मोहम्मद गजनी जो है सोमनाथ मंदिर पर कब अटैक किया था तो 10 से 25 भी लिख देता, लेकिन एग्जैक्टली है 10 से 26। तो एक साल का आगे पीछे डेट में बहुत सारे बुक में रहता है, उसको ये मत मानिएगा जो हम आपको गलत होता है। 1286 भी कहीं कहीं बुक में रहता है और कहीं कहीं 1287 भी। चलिए केकुबाद का बारे में पढ़ते हैं। इसके दादाजी मर जाते हैं 1286 ईस्वी में और ये शासक बनते हैं दादाजी के स्थान पर। केकुबाद जो है ये 17 साल का आदमी, 17-18 साल का, जब ये 1286 ईस्वी शासक शासक बनता है। इसको जो है इसके दादाजी बलबन बहुत ही स्ट्रिक्टली पढ़ाए लिखाए थे, बहुत स्किल्ड किए। और इसके ट्यूटर इसका जो टीचर सर था केकुबाद का जो टीचर सर था उसको एकदम स्ट्रिक्ट हिदायत था जो केकुबाद किसी सुंदर लड़की का चेहरा न देखे, न एक बूंद शराब पिए। क्योंकि बलबन का मानना था जो राजा होता है वो बहुत ही डिसिप्लिन होता है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है। वो अपना समय सुंदर स्त्रियों के साथ नहीं बिताना चाहिए, उसको अपना समय शराब खाने में नहीं बिताना चाहिए। क्योंकि अगर राजा जो है अपना समय ज्यादा से ज्यादा हरम में बिताएगा, ज्यादा से ज्यादा समय शराब पीने में बिताएगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल कर पाए। फिर एक आम आदमी और राजा में अंतर क्या रहेगा। तो ये जो बलबन की पॉलिसी थी थ्योरी ऑफ किंग्स, थ्योरी ऑफ डिवाइन किंग्स, इस थ्योरी के अनुसार बलबन खुद तो चला और अपने जो पोता था उसको भी चलाने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे ही बलबन मर गया का जो पोता था केतुबाद अपने दादा के बनाए ये सारे नियम कानून, अपने दादा के बनाए ये सारे नियम कानून को भूल गया और वे अपना पूरा समय सुंदर स्त्री के डांस नाच गान और उसके साथ समय बिताने में
व्यक्त कर दिया और केवल शराब पीने में अपना जीवन। और टेकोबाद एक और अच्छा काम किया या बुरा काम किया, एक नया काम किया। ये काम किया था, कीलू घड़ी में एक महल बनाया, शीशे का महल बनाया, जो दिल्ली से दूर था। दिल्ली के आसपास ही जो ये जमुना नदी के तट पे कीलू घड़ी एक शीशे का महल बनाया। और जो 3 साल उसका शासन था, उस किले के अंदर में ही, महल के अंदर में ही अपना जीवन वो बिताया और उसी में वो सुंदर स्त्रियों के डांस, नाच, गान में बिताया। और वो कभी भी जो आम जनता है, आम आदमी है, आम एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में वो नहीं गया। तो किल्लू घड़ी, ये जगह नाम याद रखिएगा। अर्थात ये अपने आप को आनंद, जो प्लेजर होता है, फिजिकल प्लेजर जो होता है, उसमें अपने आप को ये पूरा समय बिताने के लिए छोड़ दिया। और इसकी अनुपस्थिति मतलब ये तो अपना पूरा समय अपना एक शीशे का महल बना के बिता रहा था। इसकी अनुपस्थिति में जो कोतवाल फखरुद्दीन, जो इसको शासक बनाया था, उसका होता है भतीजा या दामाद, दोनों होता है मुसलमान में, भतीजा और दामाद के आदमी हो सकता है। तो फखरुद्दीन का जो दामाद था निजामुद्दीन, फखरुद्दीन का जो दामाद था निजामुद्दीन, ये केकूबाद केकूबाद चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा था, तो उसके अनुपस्थिति का फायदा उठा के जो निजामुद्दीन है, ये बहुत ही क्या कर रहा है, बहुत ही अपन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया और उसको जो भी मन हो रहा है काम कर। तो फखरुद्दीन का जो दामाद होता है निजामुद्दीन, केकूबाद के एडमिनिस्ट्रेशन के समय, सल्तनत के समय जो है डिफेक्टो रूलर बन जाता है, डिफेक्टो रूलर बन जाता है। और ये सबसे पहला काम क्या करता है कि निजामुद्दीन जो सुल्तान मोहम्मद का जो बेटा था केकूसु को मरवा देता है। तो किस तरीके से मरवाता है, तो केकू काय काय खुसरू जो है, जो सुल्तान मोहम्मद का बेटा, सुल्तान मोहम्मद का जो बेटा था, तो जो मुल्तान भेज दिया, जिसको बलबन ने उत्तराधिकारी बनाया था, उस काय खेसरू को क्या कहता है, काय खेसरू को क्या करता है, मुल्तान से कहता है आप दिल्ली आइए। और जब दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में ये निजामुद्दीन मरवा दे, निजामुद्दीन। उसके बाद ये जो निजामुद्दीन है, इस सुल्तान का जो वजीर होता है ख्वाजा खातिर, ख्वाजा खातिर को गधा पे बिठा के दिल्ली के जो गलियां हैं में पैरेड करवाता है। इस ख्वाजा खातिर गधा पे बिठा के दिल्ली की गलियों में घुमाता है, क्योंकि ये ख्वाजा खातिर एक अच्छा बलबन का स्लेव था और ये चाहता था जो केकूबाद जो अपना समय पूरा उस शीशे के महल में केलू घड़ी में बिता रहा, उससे निकले और क्या निजामुद्दीन बदमाशी कर रहा, क्या मिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा, मिस गवर्नेंस कर रहा, उस सबको दूर करे। ख्वाजा खातिर जो था, ये निजामुद्दीन को लग रहा था ये मेरा दुश्मन। ख्वाजा खातिर को गधे पे बिठा के दिल्ली की गलियों में, यही ख्वाजा खातिर जब 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनेगा, तो ख्वाजा खातिर फिर से दिल्ली सल्तनत में वजीर बनता है। तो ये दिखाता ख्वाजा खातिर कितना योग्य शासक, योग्य वजीर था, कितना सल्तनत के लिए एक सही आदमी था। इसको जब जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनेगा, तो इसी ख्वाजा खातिर को फिर से वजीर बनाएगा। लेकिन इसी ख्वाजा खातिर को निजामुद्दीन जो है गधा पर बिठा के दिल्ली की गलियों में किए। ये भी ख्वाजा निजामुद्दीन के द्वारा किया गया बहुत बड़ा गलत काम था। एक काय खेसू जो सुल्तान मोहम्मद का बेटा था, उसको निजामुद्दीन ने मरवा दिया था। उसके बाद जो कुछ मंगोल आदमी सब दिल्ली में रह रहा था, उसको भी ये मरवा दिया था। इस बात ये सुल्तान बोला कि ये जो मंगोलियन आदमी सब दिल्ली में रह रहा है, ये सब आपके खिलाफ कभी युद्ध कर सकता है। जो मंगोल का आदमी सब है, उससे साठ गांठ करके दिल्ली में अटैक कर सकता है। तो झूठा बात कहकर, झूठा लांछन लगा के दिल्ली में जो मंगोलियन सब रह रहा था, उसको भी मरवा देता है। इस सबसे दुखी होके
फखरुद्दीन जो है अपने जमाए और अपने भतीजा निजामुद्दीन को बोलता है तुम जो कल कर रहे हो ये बहुत ही गलत है, इससे दिल्ली सल्तनत तुरंत ही खत्म हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन निजामुद्दीन अपने चाचा अपने ससुर को बोलते हम इतने आदमी को दुश्मन बना लिए, अब हम सही नहीं रास्ते पर, अब हमको जो रास्ता हमने चुन लिया है उस रास्ते पे आगे बढ़। ये सब जब हो रहा था तो केकूबाद का जो पिता होता है बुगरा खान, जो खुद को लखनऊती का सुल्तान घोषित कर देता और अपना नया नाम नसरुद्दीन बुगरा खान रखता। वो सोचा जो हम अपने बेटा केकूबाद को कुछ समझाएं जाके और उसे बताएं जो तुम जो कर रहे हो निजामुद्दीन के बहकावे में आके वो सब गलत है। तो बुगरा खान क्या करता है, बुगरा खान अपने बेटे केकूबाद के पास आने की कोशिश करता है लखनऊ। और जब वो पटना आता है बिहार के बाउंड्री पर आता है तो केकूबाद को भी पता चलता है जो मेरा पिता जो है लखनऊती से आ रहा है। तो निजामुद्दीन कहता है जो आपके पिता आप पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और आपका कर्तव्य बनता है आप अपने पिता को मार दीजिए। पिता को जब ये खबर लगता है जो मेरा जो बेटा है केकूबाद हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, बुगरा खान समझदार इतना समझदार रहता है उसको समझ में आ जाता है कि ये जो निजामुद्दीन जो है ये मेरे बेटा को मेरे खिलाफ भड़का रहा है और हम अपने बेटा से नहीं लड़ेंगे। और वो बुगरा खान क्या करता है, अपना बेटा केकूबाद के पास दिल्ली में पहुंचता और बेटा केकूबाद को कहता है जो मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं, तुम मेरे बेटे हो, अगर हम दिल्ली में शासक बन भी गए तुमसे करके, तुम मेरे मरने के बाद तुम ही शासक बनोगे, तो हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम अपने आप को इस निजामुद्दीन के चुंगल से बचा लो, अपने आप को निजामुद्दीन के चुंगल से बचा लो, क्योंकि निजामुद्दीन सही पॉलिसी और गाइडलाइन तुम नहीं कर रहा। ये बात जब सुनता है तो निजामुद्दीन को केकूबाद कहता है कि तुम मुल्तान के गवर्नर बन के, और निजामुद्दीन जो है मुल्तान का गवर्नर बन के नहीं जाना चाहता। निजामुद्दीन जो है द तुर्किश ऑफिशियल फाउंड द टाइम अपॉर्चुन एंड पॉइजन्ड निजामुद्दीन। उसके बाद क्या होता है निजामुद्दीन को ऑफिसर से भी मार देता है। निजामुद्दीन को मुल्तान भेजने के लिए बोला जाता है, मुल्तान जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये जो है निजामुद्दीन मुल्तान नहीं जाता, उसको लगता है अगर मैं मुल्तान एक बार चला गया तो दिल्ली में जो हम बदमाशी करें, दिल्ली में जो सुल्तान पर मेरा मजबूत पकड़ है वो कम हो जाएगा। लेकिन इस कारणवश निजामुद्दीन को भी मार दिया। अब क्या होता है, इकुबाद जो है का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था निजामुद्दीन वो भी मर। उसका जो पिताजी आया था बुगरा खान, वो बोला बेटा तुम जी शीशे के महल में रह रहे हो, शीशे के महल से बाहर नहीं निकल रहे हो, और शराब पी रहे हो, कम उम्र की लड़कियों सबका डांस देख रहे हो, उसके साथ अपना समय व्यतीत, ये सब गलत है, इसे तुम एडमिनिस्ट्रेट कर पाओ। कुछ दिनों तक केकुबाद अपने पिता की बातों को माना, लेकिन फिर उसका जो आदत हो गया था उसी आदत में वे अपने शीशे के महल में समय बिताने लगा और वे पैरालाइज्ड हो गया, पैरालिसिस पे मार दिया। शरीर जो है काम करना बंद। जो आदमी शीशे के महल में 4 साल तक कुल सुंदर स्त्रियों का नाच गान पिएगा, शराब पिएगा, तो उसका ये इस तरीके से यहाँ का जो ये जो केकुबाद था ये पैरालाइज्ड। अब इस सब स्थिति में ये जो दिल्ली का सल्तनत होता है, यहाँ पर दो ग्रुप का जन्म होता है। एक ग्रुप को लीड करता है उन ग्रुप मलिक फिरोज शहीदा खान खिलजी, मलिक मालिक फिरोज शहीदा खान खिलजी, और दूसरा ग्रुप जो लीड करता है मलिक इतमार सुरेख। दो ग्रुप में बढ़ जाता है एक हुकूमत का एक ग्रुप को लीड करता है मलिक फिरोज शहीदा खान खिलजी, दूसरा ग्रुप को लीड करता है मलिक इतमार सुरेख। मलिक इतमार सुरेख जब ये केकुबाद पैरालाइज हो जाता है तो मलिक इतमार सुरेखा क्या करता है, इस केकुबाद के इन्फेंट छोटे से बच्चे को हरम से, केकुबाद के हरम से एक छोटे से बच्चे को निकालता है और उसको राजा घोषित, उन राजा घोषित करता है मलिक इतमार सुरेखा। मलिक इतमार सुरेखा एक छोटे से बच्चे को राजा घोषित कर देता है जो केकुबाद का बेटा होता है, कम एज का होता है।
5-6 साल का है, तो उसका नाम क्या होता है, कैमूर, राजा घोषित कर दिया। ये कब हो रहा है इंसिडेंट, ये हो रहा है आपको इंसिडेंट 1290, तो 1290 में पहुंच 1290 में पहुंच और ये मलिक इतमार सुलेखा, ये जो मलिक फिरोज शाहिस्ता खान खिलजी जो है, इसको और इसके सारे ग्रुप के लोगों को दरबार में उपस्थित होने के लिए बोलता है। ये मलिक फिरोज शाहिस्ता खान जो बाद में जलालुद्दीन के नाम से जाना जाएगा, ये मलिक फिरोज शाहिस्ता खान को आभास हो जाता है जो हमको जो ये मलिक इतमार सुलेखा जो बुला रहा है, ये शायद हम मार देगा या हमारे ग्रुप के सारे आदमी को मार देगा। तो मलिक फिरोज शाहिस्ता खान के ग्रुप का आदमी क्या करता है, कैमूर जो नया छोटा बच्चा राजा बना, तो अपने किले में अपना जो कैंप है वहां पर लेके भाग जाता है और इस मलिक इतमार सुलेखा को मलिक इतमार सुलेखा को मलिक फिरोज शाहिस्ता खान अर्थात जलालुद्दीन का ग्रुप मार देता है। और अगले 3 महीने तक इस केकुबाद के छोटे बेटे कैमूर के नाम पर जलालुद्दीन खिलजी शासन करता है। दिल्ली से नहीं शासन करता, इस केकुबाद का जो शीशा वाला महल था, केलूघरी में जो बनाया गया था, केलूघरी यमुना के तट पर केलूघरी है, वहां पर जो बनाया गया था, वहां पर से शासन करता है कैमूर के नाम पर 3। उस 3 महीने के बाद क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी अपने आप को शासक घोषित कर लेता है और इस केकुबाद जो जिसके शरीर में पैरालिसिस मार दिया, तो कपड़ा में लपेट के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े को काट के यमुना नदी में फेंक दिया। तो केकुबाद मर जाता है, तैमूर को 3 महीने तक शासक बनाया जाता है, तो जलालुद्दीन अपने आप को एक सुल्तान बना देता है और इस तरीके से आपको गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, 1206 से लेकर 1290 तक की कहानी, गुलाम वंश कहानी 1206 से 1290 तक खत्म। ये बता दिए। देखिए ये जो था कैमूर, ये कैमूर का शासन कितने दिनों का रहता है, केवल ये अपना जो पॉइंट करता है 1290। पॉइंट ये है कि कैमूर को शासक जो बनाया गया था, वे कहां से बनाया था, कालूघरी से। कालूघरी कौन सा जगह था, वो जहां पर शीशे का महल बनाया गया था कैमूर के पिताजी केकुबाद के द्वारा यमुना नदी के तट पर, ताकि इस शीशे के महल में वे अपना समय व्यतीत कर सके, दुनिया के दुनियादारी से अलग हो जाए। शीशे के महल में ये पैरालाइज हो जाता है। ये कहानी है आपको कैमूर बात की। कैमूर को एक नया नाम दिया जाता है, शमसुद्दीन नाम भी दिया जाता है। और ये सब कहाँ पर होता है, केलूघरी में होता है। केलूघरी पैलेस जो का महल बनाया गया था। द बॉडी एंड माइंड लाई हेल्पलेस इन द केलूघरी पैलेस, मलिक केचियन और मलिक सुलेखा कैमूर का जो बेटा था कैमूर, इसको मलिक सुलेखा रेज कर देता है। तो इस तरीके से ये कहानी कम। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ जो है गुलाम वंश पर क्वेश्चन देखेंगे वीडियो में। अगर आप लोग को पूरा ये 6 वीडियो सीरीज जो था, जिसमें गुलाम वंश को डिटेल ढंग से समझाया, इतना ज्यादा डिटेल ढंग से आपको कहीं भी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको ये गुलाम वंश की कहानियां पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, तो जरूर सारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है इतिहास को एकदम डिटेल ढंग से समझ आने का, ये हम आगे बनाए रखें। चलिए, थैंक यू।